नमस्कार, एचएस न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं प्रतिभा ज्योति। प्रयागराज कुंभ में साधु संतों का जमावड़ा है। राम मंदिर निर्माण को लेकर कई तरह की गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां योगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कुंभ स्नान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर यह कहा है कि अयोध्या में गैर विवादित जमीन उनके मालिकों को लौटा दी जाए। करीब 45 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास की है। ऐसे में यदि यह जमीन उन्हें लौटा दी जाती है तो माना जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो सकता है। क्या है राम मंदिर निर्माण का रास्ता, कहां से निकलेगा और क्या है कुंभ की तस्वीर, इसके लिए हम सीधे चलते हैं अपने सहयोगी हमारे एडिटर एचएस न्यूज़ के एडिटर विजय त्रिवेदी के पास, जो इस समय प्रयागराज कुंभ में हैं और वहां से हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। जी विजय जी, क्या है कुंभ की तस्वीर? प्रयागराज में दरअसल देश भर से, दुनिया भर से साधु संतों का जमावड़ा हो रहा है, भक्तों का जमावड़ा है। कल्पवासी लोग यहाँ पर हैं, केंद्र सरकार के मंत्री यहाँ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद हैं। कल जो है उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट ने यहाँ पर कैबिनेट की बैठक की थी। उसके साथ साथ गंगा स्नान, कुंभ स्नान भी यहाँ पर किया था। हर कोई अपने पाप धोना चाहता है, हर कोई अपने लिए दिव्य जो स्वरूप है उसको स्वीकार करना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। इसलिए देश और दुनिया से लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं कुंभ में स्नान के लिए, डुबकी लगाने के लिए। पिछली बार मकर संक्रांति पर यहाँ शाही स्नान हुआ था। अब 4 फरवरी को मौनी अमावस्या पर ये स्नान होने जा रहा है। उसके बाद 10 फरवरी को बसंत पंचमी पर स्नान होगा। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद, स्वरूपानंद सरस्वती और दूसरे जो लोग हैं वो अलग अलग अपनी धर्म संसद कर रहे हैं। देश भर के जो 15 अखाड़े हैं, बड़े अखाड़े, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो अखाड़ों में अपने अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने श्रद्धालु हैं, उनके साथ अलग तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भगवत कथा का प्रवचन का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। देश भर के बड़े बड़े लोग लंगर का आयोजन कर रहे हैं। एक तरफ लंगर हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कल्पवास भी यहाँ पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े इंतजाम यहाँ पर किए हैं, बड़ी भीड़ यहाँ पर है। उसके बाद भी इलाहाबाद आज कंपैरेटिवली देश के बेहतर और साफ सुथरे शहरों में नजर आ रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, कल केंद्र सरकार ने एक अर्जी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि जो गैर विवादित जमीन है अयोध्या की, वो मालिकों को लौटा दी जाए। तो इस पर वहाँ साधु संतों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपकी किसी से बात हुई है साधु संतों से वहाँ पे? जी प्रतिभा जी, आप भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। कुंभ में जो देश दुनिया से लाखों लोग जो है यहाँ पर जमा हो रहे हैं, श्रद्धालु जमा हो रहे हैं कुंभ में डुबकी लगाने के लिए। शाही स्नान पर वो लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। उसके अलावा भी रोज लाखों लोग डुबकी लगा रहे हैं। आप पिछली बार मकर संक्रांति के शाही स्नान पर मौजूद थी, आपने देखा था। अब अगला जो शाही स्नान है वो 4 फरवरी को मौनी अमावस्या पर होना है। लेकिन जो कुंभ का स्नान है, जो धार्मिक स्नान है, जो धार्मिक श्रद्धा का मामला है, उससे बड़ा काम यहाँ पर हो रहा है कि प्रयाग में होकर भी लोगों की नज़र अयोध्या पर है। जब योगी सरकार यहाँ पर पूरी कैबिनेट के साथ कैबिनेट की बैठक करते हैं, फिर कुंभ में स्नान करते हैं, तो उनकी निगाह भी वहाँ पर अयोध्या में होती है। विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर धर्म संसद का आयोजन कर रहा है। एक जो दूसरा ग्रुप है साधु संतों का, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का, जो जगत गुरु शंकराचार्य माने जाते हैं, उनकी 3 दिन से यहाँ पर अलग से धर्म संसद चल रही है। फिर इस समय जहाँ गंगा पंडाल में खड़े हैं, वहाँ पर एक समावेशी कुंभ का आयोजन हो रहा है, समावेशी संस्कृति कुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें संघ के प्रतिनिधि और देश भर से 30 पंथों के साधु संत मौजूद हैं। लेकिन सबकी चर्चा धर्म के अलावा राम मंदिर पर हो रही है। लेकिन विजय जी, जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले इस तरह की अर्जी लगाई है केंद्र सरकार ने, इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और एक दूसरा सवाल भी है कि यदि ये अर्जी इस पर सुनवाई करती है सुप्रीम कोर्ट, तो ये मामला कितना लंबा चलेगा? जी प्रतिभा जी, बहुत से साधु संतों से बात हुई है। साधु संतों को लगता है कि वाकई ये जो केंद्र सरकार का फैसला है वो राम मंदिर के निर्माण का रास्ता खोलने वाला है। और जो अभी तक पिछले हफ्ते तक आलोचक हो रहे थे केंद्र सरकार के, और वो समझ रहे थे कि केंद्र सरकार राम मंदिर निर्माण पर कोई काम नहीं कर रही है और लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई रास्ता निकाला जाए, तो केंद्र सरकार ने एक ब्रह्मास्त्र का जो है इस्तेमाल किया है। ट्रम्प कार्ड आप उसे कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया है राम मंदिर निर्माण के लिए। और वो रास्ता भी बेहतरीन तरीके से निकाला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में बॉल डालकर जो केंद्र सरकार है वो अपना मैच जीतना चाहती है। इसलिए वहाँ पर जो आपने जिस पिटीशन का
चर्चा की है, पिटीशन का जो बात की है, वो बहुत महत्वपूर्ण पिटीशन है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि जो विवाद रहित गैर विवादित भूमि है वो उसके मालिकों को सौंप दी जाए। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताऊं कि 2003 में 31 मार्च 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि 67 एकड़ से जो ज़्यादा ज़मीन है, 67 एकड़ दशमलव 7 जो एकड़ ज़मीन है, वो विवादित और गैर विवादित दोनों भूमि है, उस सब को यथास्थिति में रखा जाए, स्टेटस को रखा जाए, यानी कि उस पर कोई काम नहीं हो। हालांकि उससे पहले 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मसले में ये कहा था कि जो गैर विवादित भूमि है उस पर कुछ भी मालिकों को सौंपी जा सकती है, और जो विवादित भूमि है 2.77 एकड़ जिसे कहा गया था, उस पर कोई काम नहीं किया जाए। इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं। जब 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढहा था, वो 0.313 एकड़ की ज़मीन थी जिसमें विवादित ढांचा था। उसके अलावा 2.77 कुल मिलाकर ज़मीन थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि माना था। उसके अलावा की जो ज़मीन थी करीब 64 एकड़ ज़मीन, उसे गैर विवादित भूमि बताया गया था। तो केंद्र सरकार ने कहा कि वो जो गैर विवादित भूमि है वो उसके मालिकों को सौंप दी जाए, और जैसे आपने जिक्र किया कि 45 एकड़ उसमें राम जन्मभूमि न्यास के लिए है। इसका मतलब है कि यदि गैर विवादित भूमि सरकार को मिल जाती है और वो उसके मालिकों को सौंपती है, तो उस गैर विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण का काम शुरू हो सकता है। लेकिन विजय जी, इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, और ये वाजिब सवाल है कि क्या केवल साधु संतों को खुश करने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी मतलब केंद्र सरकार ऐसा दांव खेल रही है सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव तो नज़दीक हैं ही, और सब लोग समझते हैं कि कोई भी सरकार में बैठा हुआ होगा या कोई राजनीतिक दल होगा वो चुनावों को ध्यान में रखेगा ही। लेकिन सरकार के लिए ये फैसला करना महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि उसने जो विवादित भूमि है 2.77 एकड़, उसको लेकर नहीं कहा है, और उसने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से चल रहा है, जो सुनवाई चल रही है, उस पर जो चर्चा होगी, उसके मालिकाना हक पर जो फैसला होगा, उसका इंतजार तब तक किया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने न्याय व्यवस्था में अपना भरोसा जताया है। दूसरा, जो सरकार के पास व्यवस्था हो सकती है कि विवादित भूमि जो नहीं है, जो गैर विवादित भूमि है, यदि वो वापस मिल जाती है, वो पहले भी केंद्र सरकार के पास होती थी, उस भूमि को यदि मालिकों को उनके मालिकों को लौटा दिया जाए तो वहाँ पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। वहाँ पर राम मंदिर निर्माण का जो भी कार्य हो सकता है, जो परिसर बनना है या वो है, उसको साधु संतों को एक विश्वास दिलाया जा सकता है कि सरकार इस पक्ष में है कि वहाँ पर राम मंदिर निर्माण का काम हो, कानून व्यवस्था भी बनी रहे। और जो सरकार पर बार बार आरोप लग रहा था कि यदि वो संसद में आकर बिल लेकर आए या फिर संसद से पहले अध्यादेश लाए, वो जो आलोचना है उसे भी झेलना नहीं पड़ेगा। उसने सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से ही, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के रास्ते से ही इस मसले को सुलझाने की जो पहल की है वो है। और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इसमें विवाद नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि वक्त लगेगा, वक्त लगने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो कह सकता है कि हाँ, ये जो गैर विवादित भूमि है वो केंद्र सरकार जो उसके मालिक हैं उसको लौटा दे, और उनको जो काम करना है वो किया जा सके। मैंने आपको जिक्र किया था कि 1994 में इसी तरह की स्थिति थी। ये 2003 में 31 मार्च 2003 को एक संशोधित जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो आया था, उसमें गैर विवादित भूमि को भी यथास्थिति बनाए रखने की बात की गई थी। जी, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं एक आम इंसान की, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उस पर भी बात होनी चाहिए। नहीं, ये सवाल हो सकता है, वाजिब सवाल भी हो सकता है, लेकिन मसला साधु संतों का नहीं है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में दबाव बन रहा है। जब राम मंदिर का मामला हो रहा है, राम मंदिर का आंदोलन को लेकर बात हो रही है, तो पूरे देश भर में साधु संत ही नहीं, आम आदमी जो है, जिन्हें आप राम भक्त कहते हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो इसकी मांग लगातार करते रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण का काम होना चाहिए। आपको ध्यान हो 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा था, तो उस वक्त केवल साधु संत वहाँ मौजूद नहीं थे, बल्कि कहना चाहिए कि जिन लोगों ने ढांचा ढहा था उसमें से ज़्यादातर लोग साधु संत नहीं थे। तो ये हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोगों की तरफ से दबाव है कि राम मंदिर निर्माण का काम शुरू किया जाए। और बीजेपी इस बात के लिए हमेशा से सहमत रही है कि वो राम मंदिर निर्माण कराना चाहती है। भले ही जो 1989 के पालमपुर प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया, भले ही वो आज कहती हो कि उसने अपने पॉलिटिकल एजेंडा में इसको नहीं रखा हो, लेकिन वो मैनिफेस्टो में ना हो, लेकिन बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा तो राम मंदिर निर्माण का है ही। और अब जब सरकार के लिए बहुत कम वक्त बचा है, 3 महीने में, तो मुझे लगता है कि ये बेहतर रास्ता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट इस पर पहल करती हो और जल्दी इस पर कोई फैसला दे देती हो गैर विवादित भूमि पर, तो ये सरकार के लिए भी जीत का मसला होगा। जो राम मंदिर बनाने वाले लोग जो दबाव बना रहे हैं, उनके लिए भी जीत का मसला होगा।
चुनाव के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं। जो आम आदमी है वो बहुत सारी बातें सोचता है, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं है, उसका चूल्हा चौकी भी है, उसकी रोजी रोटी भी है, उसके लिए कानून व्यवस्था भी है। जी विजय जी, मेरा एक सवाल और है। कल योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाई और उसके बाद जो है ये एक समावेशी कुंभ भी जो है आखिरी चरण में है, आप जिसका जिक्र कर रहे थे, थोड़ा उसके मुझे राजनीतिक मायने बताइए इसके। राजनीतिक मायने ये है कि प्रतिभा जी, गंगा में डुबकी लगाकर हर कोई अपने पाप जो जिन्हें आप कहते हैं वो धोना तो चाहता ही है, लेकिन वो राजनीतिक जो इच्छा है, कहा जाता है कि मनोकामना पूर्ण होती है कुंभ में स्नान से, तो वो राजनीतिक मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा भी राजनेताओं की रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में 56 साल बाद पहली बार कोई कैबिनेट लखनऊ से बाहर यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी से बाहर हुई है और वो भी प्रयागराज में हुई है। तो इसका राजनीतिक मायने आप समझ सकते हैं कि क्या राजनीतिक मायने है। दूसरी बात, उन्होंने वहाँ पर पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई है। बहुत सारे लोग आलोचना कर रहे हैं कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, ये बात भी जोड़ दिया गया है, तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा ये हो रही थी कि कैबिनेट जब हुई है तो योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा फैसला राम मंदिर निर्माण को लेकर करेंगे, लेकिन वो फैसला लखनऊ में नहीं हुआ, वो फैसला दिल्ली में हुआ तो वो केंद्र से हुआ है। तो अब राम मंदिर निर्माण पर मुझे जानकारी नहीं है कि क्या केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में तालमेल है या खिंचाव है, लेकिन मसला यह है कि दोनों सरकारें चाहती हैं कि उनके नेतृत्व में अब राम मंदिर निर्माण के रास्ते पर आगे बढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव बहुत करीब हैं। भले ही कोई कहे कि वो चुनाव के लिए कर रहे हैं या ना कर रहे, लेकिन चुनाव करीब हैं, ये एक तथ्य है। राम मंदिर निर्माण पे सरकार ने पहल की है, ये भी एक फैक्ट है। कैबिनेट की बैठक योगी आदित्यनाथ प्रयाग में करते हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो इन सब फैक्ट्स को जोड़ने वाले अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। वो फैसला केंद्र की तरफ से आ गया, वो खबर जो आई, बड़ी खबर, वो केंद्र की तरफ से आ गई। जी विजय जी, कल भी एक धर्म संसद, आज एक धर्म संसद का समापन हो रहा है और कल भी एक धर्म संसद शुरू होने वाली है, तो उस धर्म संसद से अब क्या निकल के आने वाला है केंद्र सरकार की इस अर्जी के बाद? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि जो स्वरूपानंद सरस्वती जी जो कहा जाता है कि बीजेपी और वीएचपी के खिलाफ वाले गुट के माने जाते हैं, उनकी धर्म संसद आज उसका आखिरी दिन है और उसमें बड़ा प्रस्ताव रखा जाना था, सरकार की आलोचना की जानी थी और सरकार को लेकर खिंचाई भी की जाने वाली थी। लेकिन वहाँ पर अब थोड़ा सा माहौल ठंडा हो गया है, क्योंकि जो सरकार का ये फैसला आया पिटीशन दायर करने का, पिटीशन दायर की गई, उससे अब उनको राहत मिले नहीं, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी राहत कम हुई है, क्योंकि अब उनके पास आलोचना का मौका कम रहा है। अब दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद की जो कल से धर्म संसद शुरू होगी, मुझे लगता है कि उसमें सरकार पर कि इस पर बढ़ाई की जाए, उसकी तारीफ की जाए, या कहा जाए कि सरकार इस पर दबाव बनाए सुप्रीम कोर्ट पे कि ये पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट जो है जल्दी फैसला करे। तो ये विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद के लिए एक पॉजिटिव फैसला है। स्वरूपानंद सरस्वती की जो धर्म संसद है उसके लिए पॉलिटिकली बहुत पॉजिटिव फैसला नहीं है, क्योंकि आज यदि ये फैसला नहीं हो पाता तो स्वरूपानंद सरस्वती के जो तेवर हैं, उस धर्म संसद के तेवर जो हैं वो ज़्यादा उग्र होते, ज़्यादा तीखे होते। लेकिन अब वो मौका केंद्र सरकार ने स्वरूपानंद सरस्वती की धर्म संसद से छीन लिया है। और विश्व हिंदू परिषद में भी जो पिछले दिनों आपको ध्यान है, जब दिल्ली में धर्म सभा हुई थी, उससे पहले बेंगलोर, नागपुर और दिल्ली में जो सभा हुई थी, उसमें जो तेवर थे, जिस तरह से भैयाजी जोशी ने कहा था, जिस तरह से आलोक कुमार जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि हम भीख नहीं मांग रहे और अब सब्र का बांध टूटने वाला है, सब्र का खत्म होने वाला है, तो उन सब का जवाब केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से दे दिया है और अपने दायरे में दे दिया है। आपको पता है कि संसद का सत्र भी, बजट सत्र शुरू हो रहा है, 1 तारीख को बजट रखा जाएगा, तो उस दौरान सरकार मंदिर पर संसद में कोई चर्चा करके हंगामा नहीं करना चाहती, क्योंकि उससे फिर बजट को पास करने में दिक्कत होगी। इसलिए उसने ये रास्ता कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था का निकाला और सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी जो है वो दाखिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। देखते हैं कि राम भक्तों का जो इंतजार है लंबे समय से कि कब रामलला का मंदिर तैयार हो जाए, वो इंतजार कब खत्म होता है। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। हम फिर आएंगे आपके पास। आप बने रहिए एचएस न्यूज पर हमारे साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं है। एचएस न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।